वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट VM2 क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन या संबंध के प्रकार पर। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सेट क्या होता है ना, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट। टाइप्स में हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन देख लिया था और सबसेट देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन क्या होता है, और फिर रिलेशन में दो चीज़ें देखी थी जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन और रेंज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने तरह के हो सकते हैं किसी भी सेट में, और वो कैसे दिखाए जाएंगे और उन पर आधारित प्रश्न आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए पूरे वीडियो में और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। पहला रिलेशन है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी का मतलब ये होता है कि खाली, जिससे किसी का कुछ भी रिलेशन हो ही नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिलेशन होता क्या है, ये हमने देख लिया है। आज हम लोग ये समझ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन है इम्पटी रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन है क्या, है ना। सबसे पहले तो इम्पटी रिलेशन समझिएगा, या वॉइड रिलेशन, खाली रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चा वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म में फॉर्म किया जा सकता है। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा, एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और इसमें बता दिया जाए, पूछ लिया जाएगा कि कौन सा रिलेशन है, क्या कौन सा रिलेशन है। और ये बहुत, देखो ये रिलेशन जो है ना, ये थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है। किसका? फंक्शन का। रिलेशन जो है वो नॉलेज दे रहा है आपको कि हम फंक्शन में यूज़ करेंगे इसका। तो आप लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिलेशन। तो इसलिए रिलेशन को ध्यान से पढ़िए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन क्या कहता है? अगर कोई मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हम लोग एग्जाम्पल से ही बात करते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा कि कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद एक रिलेशन आपको दिया गया। क्या दिया गया? एक रिलेशन दिया गया। रिलेशन का नाम है R इज इक्वल, हाँ, और जो इम्पटी रिलेशन है ना, इसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे? फाई से। अगर आपको कहीं पे लिखा है रिलेशन इज फाई, मीन्स आपको समझ जाना है कि रिलेशन, कौन से रिलेशन के बारे में वो बात कर रहा है, वो आपको इम्पटी रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो उसने दिया, एक रिलेशन दिया हुआ है, बोला है R इज इक्वल टू फाई इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A एंड द कंडीशन इज कंडीशन आपकी, ये किसका रिलेशन? ये एक कंडीशन होती है, किसकी? ये वॉइड रिलेशन की कंडीशन होती है। कहता है कि जो रिलेशन है वो फाई है, जो रिलेशन है वो फाई है। फाई A क्रॉस A का सबसेट है। सबसेट कल समझ में आ गया था। तो देखो, ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि इसको फिर से बताऊँ, नहीं, पिछली क्लास में बताया है, आप जाइए उसको कंप्लीट वॉच करिए, देन वॉच दिस वीडियो। तो अब ये कह रहा है कि A क्रॉस A का जो फाई है वो सबसेट है। ये कौन कह रहा है? इम्पटी रिलेशन कह रहा है। एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, ये वॉइड रिलेशन की डेफिनेशन एक तरह से मान लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन में दिया गया है रिलेशन इज इक्वल टू A कॉमा B, और उसके बाद बोल दिया गया है सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 6। अब डोमेन और रेंज जिसको पता होगा वो A और B समझ पा रहा होगा। मतलब आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। तो देखिए,
आप किसी दो एलिमेंट को पकड़ लीजिए, पहले को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए। कह रहा है कि अगर ए से बी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए, और वो 6 इसमें होना चाहिए। क्या कह रहा है, अगर आप इसमें से दो एलिमेंट लेते हो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 6 आ जाना चाहिए और वो 6 इसमें होना चाहिए। तो पॉसिबल नहीं है। ध्यान दो, अगर हम रिलेशन बिठाते हैं, देखो 1 और 2 में रिलेशन बिठाते हैं, तो मैंने जैसे ए को ए बराबर 1 माना और बी बराबर क्या मान लिया, 2 मान लिया। इफ आई एम लेटिंग हियर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2, सो अप्लाई दिस इक्वेशन, वी नॉट गेट 6 because 1 minus 2 is equal to minus 1. So this condition is not satisfied here. So तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ए मतलब 1 और 2 में नहीं है। तो कल मैंने बताया था, मतलब पिछली वीडियो में बताया था कि अगर रिलेशन नहीं है किसी दो संख्याओं में या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट में या किन्हीं दो एलिमेंट्स में, तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, हम ये लिखते हैं 1 is not related to 2, 1 is not related to 2, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर आप 3 और 4 को लेंगे तब भी आंसर क्या आने वाला है, -1। अगर आप 4 और 5 को लेंगे तब भी क्या आने वाला है, आंसर क्या, -1। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे सर इसको ए लिया, इसको क्या ए नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप रिवर्स फॉर्म में आ जाइए, ठीक है। रिवर्स फॉर्म में आएंगे, ए इसको ले लीजिए, बी इसको ले लीजिए, ए इसको ले लीजिए, बी इसको ले लीजिए, फिर फिर ए इसको, फिर बी इसको। तो इस तरह से आप किसी को कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिक्कत ये है कि रिजल्ट 6 नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट 6 नहीं आ रहा है मतलब इस तरह का एलिमेंट कोई भी रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए क्रॉस ए बनेगा, ये जो देखो, कभी भी जब आप रिलेशन निकाल रहे होते हो तो सेम सेट का सेम से रिलेशन देख रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। इसी का ए से ही रिलेशन निकाल रहे होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ फाई। ऐसे भी लिख सकते हो, पलट के भी लिख सकते हो, मैं पलट के लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं कह सकता हूँ ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ फाई इज इक्वल टू रिलेटेड। मतलब इसका जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का है कि ए क्रॉस ए में अगर हम फाई निकालने जा रहे हैं, ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है कि ए और बी उसी एक सेट से निकल के आ रहे हो, कोई दूसरा और सेट ना हो। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हम लोग फाई की बात करेंगे। फाई सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो फाई का मतलब वर्ड रिलेशन। ऐसा कोई रिलेशन बन ही नहीं पा रहा है जो ए क्रॉस ए के सेटिस्फाइड, जो ए क्रॉस ए की कंडीशन को या गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन बोलेंगे। इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, इम्पटी रिलेशन के डेफिनेशन पे मैं बोलूँगा इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड, इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मैं ऐसे लिखा, इफ नो एलिमेंट ऑफ A is related to A is called, मैंने कहा है ना, जब भी हम रिलेशन देखते हैं एक ही सेट में एक ही एलिमेंट के साथ देखते हैं, ठीक है, तो ये कहानी हो जाती। तो if no element of A is related to A is called empty set. relation. empty relation, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से। कह रहा है आर रिलेटेड है इम्पटी रिलेशन से, ठीक है, जो कि सबसेट है ए क्रॉस ए का। ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो बना लीजिए इसको, फिर हम लोग बात करते हैं किसी दूसरे रिलेशन के बारे में।
ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इसमें देखा कि कोई एक भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट या जो कंडीशन दी गई है उससे रिलेटेड नहीं है। कोई एक भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल, क्या यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसको इरेज करते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है कि यूनिवर्सल रिलेशन में सबके सब ऑल एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट ऑब्लिक ए। मतलब जो दिया गया सेट है उसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। यही कहता है कौन? यूनिवर्सल रिलेशन। यही कहता है क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा यूनिवर्सल मतलब जो सबको साथ लेके चले, यूनिवर्स है ना। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। अर्थ कहाँ है? अर्थ कहाँ है? हमारी गैलेक्सी में। गैलेक्सी कहाँ है? यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स सबको साथ लेके चलता है। तो इसी तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा नहीं तो निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है? इसमें मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से पहले समझते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। मान लो मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिया और a इज इक्वल टू मैंने लिख दिया क्या? 1, 2, 3। 1, 2, 3। अब बात को समझिएगा। मैंने a एक सेट लिया या रिलेशन लिया, सेट लिया 1, 2, 3। अब बोला कि a क्रॉस a बना दो। क्या बना दो? a क्रॉस a। तो a क्रॉस a का एलिमेंट ध्यान से समझिएगा कैसे होगा? इसका इसी के साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। ध्यान से समझिएगा, मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से, आप फोकस रखेंगे तो समझ में आएगा। 1, 2 नहीं, पहले ऐसे लिखते हैं 1, 1 ब्रैकेट क्लोज, 1, 2 ब्रैकेट क्लोज, 1, 3। अब देखो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। अब 2 को करते हैं तो 2, 2, फिर 2, 1, फिर 2, 3। ठीक है, इसी तरीके से 3 का करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3, 3, 3, 1 एंड देन 3, 2। अब ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1 एंड 2, 3, 2। अब इसमें आपको ये समझ आ रहा होगा कि सारे एलिमेंट, इस जो सेट है इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेशन में हैं। देखो ये सब ए बी बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या है? रिलेशन में है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 2, ठीक है, 1 रिलेटेड टू 2, ऐसे ही तो लिखते हैं। 1 रिलेटेड टू 3, फिर 2 रिलेटेड टू 2, फिर 2 रिलेटेड टू 1, फिर 2 रिलेटेड टू 3, फिर 3 रिलेटेड टू 1, फिर 3 रिलेटेड टू 2, फिर 3 रिलेटेड टू 3। खत्म। ये सब लिखा हुआ R1, 1R2, 1R3, 2R2, 2R1, 2R3, 3R1, 3R2, 3R3, सब लिखा हुआ। इसमें जितना लिखा है यहाँ पे सब लिखा हुआ। तो ये एक दूसरे से रिलेशन में, मतलब सबको एक साथ लेके चलने की कंडीशन ही क्या कहलाती है? यूनिवर्सल। और इस तरह की रिश्तेदारी क्या कहलाती है? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जैसे आपके फादर साहब हैं, आपके बाबा जी होंगे, मान लीजिए आपके जो सबसे बड़े आपके फादर साहब, मान लो आपके फादर साहब के फादर साहब, फादर ऑफ फादर, फिर आपके होंगे फादर, ठीक है, और मान लो फादर आपके 4 भाई, ठीक है, ये आपके फादर, ये आपके चाचा जी, ये आपके चाचा जी, ये आपके चाचा जी। ये जो फादर ऑफ फादर है ना, ये इन सब को एक घर में समेट के रखेंगे। ये
आपके मतलब फादर ऑफ फादर मतलब आपके दादाजी इन सब को एक घर में समेट के रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आई? तो यही होता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है? एकदम क्लियर है। मतलब किसी सेट के हर एक एलिमेंट से रिश्तेदारी दिखाई दे रही हो तो वही क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसमें लिखेंगे कैसे? सर आप तो बताया ही नहीं। बता रहा हूँ भाई, इसको नोट करिए, फिर हम लोग लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से आईआईटी में मुझे लगता है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी तो ऐसा दे देता, पूछ लेता है कौन सा रिलेशन है बता दो। ये कैसे क्वेश्चन दे देगा और एक कंडीशन दे देता है, फिर पूछता है कौन सा रिलेशन है। इफ डेफिनेशन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ set A is related to each element of A. Each element of A is called क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? जब क्वेश्चन हम बताना शुरू करेंगे तो एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन है तो उस पर डिस्कशन होता ही रहेगा। इसको लिखते कैसे हैं? तो मैं ऐसे लिखूँगा, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब रिलेशन इज इक्वल टू A cross A is the subset of A cross A। कहने का मतलब ये है कि A क्रॉस A के सारे एलिमेंट A क्रॉस A के सबसेट हो सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से मैं कहूँगा दिस इज यूनिवर्सल कंडीशन। क्या कहूँगा? दिस इज यूनिवर्सल, ठीक है? ये क्या है? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, बना लीजिए, ठीक है? तो इस तरह की कंडीशंस जब भी आपको दिखाई दे, आपको हमेशा क्या बोलना है? ये क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब है एक आइडेंटिटी रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट हो जाएगा समाप्त, ठीक है? बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात ये एक अलग चैप्टर नहीं है, आपके 12th में इसको अलग चैप्टर बनाया गया है। ये एक ही चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, ठीक है? तो संबंध एवं फलन का एक ही चैप्टर है, बट आपको समझाने के लिए ये क्या बना दिया गया? अलग चैप्टर एक बना दिया गया, छोटा सा, ताकि आपको पैनिक ना हो, आपको लगे नहीं कि यार बहुत बड़ा है, और दोनों को मिक्स कर देते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है? तो अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सी? क्या कहता है इसमें? इसमें जो होता है, इसमें एक ही एलिमेंट की बात होती है, मतलब एक ही तरह के एलिमेंट। जैसे मैंने लिखा है, एक एग्जांपल ध्यान समझिएगा, मैं लिखा सेट A 1, 2, 3। तो इसमें जो खुद से रिलेशन बता रहा होगा ना, एक दूसरे से नहीं, खुद से जो रिश्तेदारी है वही बताएगा।
जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए क्रॉस ए, और जब ए क्रॉस ए लिखा है तो ए क्रॉस ए में कुछ एलिमेंट आएंगे, तो मैंने लिखा 1,1, ये एलिमेंट आया था ना पिछले वाले में। अच्छा एक बार पूरा लिखते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। चलो 1,1, 1,2, 1,3, और क्या हो सकता है 2,1, 2,2, 2,3, और क्या हो सकता है 3,1, 3,2, 3,3। तो इसके कहने का मतलब ये था मेरे लाल कि यहाँ पे जो ए क्रॉस ए में एलिमेंट बनते हैं जो सेल्फ के साथ ए और बी बराबर एक हो। कंडीशन इसकी ये है, आइडेंटिटी की कंडीशन ये है कि जब भी आप रिलेशन बनाओगे वो इम्प्लाइज करेगा ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स रहता है, हाँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए या ए क्रॉस ए। मतलब कि ए और बी की जगह पे केवल और केवल ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए और बी की जगह पे केवल और केवल क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है, यहाँ पे ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है, यहाँ पे ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है, यहाँ पे ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है। तो अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बचा कौन, जहाँ पे ए और बी सेम होते हैं। तो मुझे लगता है ये तीन प्राणी ऐसे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए के तीन पेयर ऐसे हैं जो आइडेंटिटी रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बस मतलब जहाँ पे ए और बी की वैल्यू सेम हो जाए वही रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। और ये रिलेशन लिखा हुआ है, कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, मीन्स ए होनी चाहिए और ए बिलोंग्स करेगा आपके कहाँ से, सेट ए से। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। मतलब जो कॉमन पेयर है वही आपका क्या, आइडेंटिटी रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें, इसके डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इसको इरेज कर दीजिए या डायरेक्ट लिख देता हूँ। द रिलेशन, बस यही तो था और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें डेफिनेशन यही है, कुछ लिखना ही नहीं है। सेल्फ ऐसे कर देते हैं, इफ एलिमेंट ऑफ ए इज related to self is called आइडेंटिटी रिलेशन। खुद से जो रिलेशन बता रहा हूं, ठीक है। बन गया, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि बिना उसके आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो आपको बहुत सारे रिलेशंस थे जो आपको पढ़ने थे, जो आपको समझने थे। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं उनको समझ लीजिए। संबंध के प्रकार यहीं पे समाप्त होते हैं। रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन यहीं पे डिसकंटिन्यू होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस। 3 कंडीशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उन्हें याद रखनी है ऑलवेज। बिना उनके आप प्रश्न को बेहतर तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसे आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन को यहीं से समाप्त किया जाए। संबंध के प्रकार, प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो 1 नंबर में आएगा और आपसे पूछा जाएगा बस ये डिफरेंस बता दो, ये है नहीं है, बस जस्ट आपसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी। ठीक है, 3 कंडीशन है, कंडीशंस। ठीक है, पहला है
सम कंडीशंस ऑन रिलेशन ऐसे लिख सकते हो हेडिंग आप, या सम स्पेशल कंडीशन, तो मैं सम या कंडीशन केवल लिख देता हूँ बस, कंडीशन ऑन रिलेशन। हाँ देखो कहते हैं ना, जैसे हम लोग जब हमारे यहाँ जब कोई नई रिश्तेदारी होती है तो कंडीशन लगा दी जाती है। अच्छा कभी भी सभी रिश्तेदार को कुछ भी बुला सकते हो क्या? नहीं भाई, फूफा को कुछ और बुला दो नाराज़ हो जाएंगे, है ना, मामा को कुछ और बुला दो नाराज़ हो जाएंगे, चाचा को कुछ और बुला दोगे नाराज़ हो जाएंगे। तो जिसका जो रिश्तेदारी है उसके साथ वो कंडीशन लगी रहती है कि भाई साहब ये फूफा हैं, ये चाचा हैं, ये दादा हैं, ये ताता हैं, मतलब जो भी हैं, ठीक है। तो उनके साथ वो कंडीशन है ना कि इनको आपको यही बोलना है और कुछ बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो एक होता है रिफ्लेक्सिव, इसमें जो होता है पहला वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। और अगर आप रिफ्लेक्सिव को समझ लोगे, मतलब अगर आपने आइडेंटिटी को समझ लिया तो आप रिफ्लेक्सिव को समझ जाओगे। तो इसमें जो पहला कंडीशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ये एफ है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में अगर आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई ना तो वो आइडेंटिटी ही आपकी रिफ्लेक्सिव है। मैंने क्या बोला? वो आइडेंटिटी ही क्या है? रिफ्लेक्सिव। मैंने लिखा ना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ A is related to itself is called क्या? रिफ्लेक्सिव। is called रिफ्लेक्सिव। समझ आया कैसे? अब ये भी बताया भाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही अपना सेम एग्जाम्पल रहेगा। a is equal to 1, 2, 3 द रिफ्लेक्सिव कंडीशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन का मतलब ये हो जाएगा कि आपका 1, 1 आना चाहिए, 2, 2 आना चाहिए और 3, 3 आना चाहिए। बात ख़त्म, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से R belongs to A, A belongs A, है ना, सच दैट ऐसे लिख लो। तो यही कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की, मतलब आइडेंटिटी को ही बोल सकते हैं क्या आप? रिफ्लेक्सिव। लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होंगे क्या? सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होंगे क्या? जल्दी बताइए। सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होंगे क्या? नहीं। लेकिन सभी आइडेंटिटी क्या रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं? जी, ठीक है। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा। ये तो इतना अच्छा एग्जाम्पल इस पे है कि आपको फील हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक कंडीशन। और फिर एक और बचती है, तो इन तीनों को करेंगे, फिर उस पर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद क्या आज की क्लास को समाप्त किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा। क्या? एक जैसा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? एक जैसा। जैसे आप देखो, हम लोग हैं ना, हम लोग तो इधर जैसे इधर वैसे, है ना, ऐसे नॉर्मल इंसान की बात करो, इधर जैसे इधर वैसे, तो इसको सिमेट्रिक कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक, ये बी वाला है, ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ आएगा नहीं।
इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना पड़ता है। क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी जो है पुराने वाले में आर्बिट्रेरी मानना पड़ता था, मैंने बताया नहीं। जो आपका रिफ्लेक्सिव था उसमें आर्बिट्रेरी मानना पड़ता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कंडीशन। इसीलिए बोला था क्या, सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकते, बट सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोलता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला वी हैव टू लाइन L1 एंड L2, या लेट कर लेते हैं, लेट हमारे पास दो लाइन है, हमारे पास दो लाइन है L1 एंड L2 ऑन XY प्लेन पे दो लाइन है L1 एंड L2। द कंडीशन, अब ध्यान से समझिएगा, L1 इज पैरेलल टू L2। तो जो रिलेशन है वो क्या है, L1 पैरेलल टू L2 है। और अब आपको ये दिखाना है कि L2 पैरेलल है L1 के। सिमेट्रिक तो यही हुआ ना, सिमेट्रिक तो यही हुआ। तो इसका मतलब आप बताइए क्या हो सकता है, बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा XY प्लेन है, दिस इज योर X एंड दिस इज योर Y। आई थिंक यू शुड अंडरस्टूड। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये Y प्लेन है और ये X प्लेन है। इस पे कोई दो लाइन है और जो गारंटी से पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के समांतर है। तो मैंने कहा अगर एक लाइन L1 इस तरह से जा रही है, तो अगर L1 इस तरह से गई है तो L2 को गारंटी से इसके पैरेलल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, L1 के पैरेलल L2 है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो X डायरेक्शन में ही जाए, Y में भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर L2, आप ध्यान समझिएगा, अगर L1 पैरेलल थी तो L2 को पैरेलल होना पड़ा है। अब ध्यान समझ लो, L2 अगर पैरेलल दिख रही है तो L1 भी पैरेलल है, L2 पैरेलल दिख रही है तो L1 भी पैरेलल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि L2 और L1 एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, मतलब जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो हम इनको सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा क्या, रिलेशन, न्यू रिलेशन जो बनेगा, L2 इज पैरेलल टू L1, ये होता है सिमेट्रिक की कंडीशन, ये होती है सिमेट्रिक की कंडीशन। तो इसको आप बना लीजिए जल्दी से, ठीक है। बन गया, स्क्रीनशॉट लगा लिया करिए, उसके बाद में नोट करते रहे आप लोग, या पॉज करके नोट कर लिया अगर कौन सा लाइव चल रहा है ना। मज़ा आ रहा होगा आपको एकदम। थोड़ी सी स्पीड स्लो रखी है, रीज़न ये है कि अभी हम लोग एकदम बिगनिंग पे हैं, पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, और अभी आप क्लास 12th में पहली बार आए हो। क्योंकि जो दूसरी बार आता है उसको टेंशन कम होता है, क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा टेंशन हो सकता है, क्योंकि जो दूसरी बार आता है उसको पता ही नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि वो पढ़ के, मतलब क्लास तो पढ़ा रहता है, क्लास में तो रहता है, बट वो क्लास में पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब इसी लाइन वाले एग्जाम्पल को ही लेके हम पढ़ेंगे ट्रांजिविटी। क्या थर्ड कंडीशन क्या है, ट्रांजिविटी, ट्रांजिटिविटी, सही लिखा ना, ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ट्रांजिविटी अभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिविटी। आप समझिएगा, अभी तक हमारे पास दो लाइन थी, अब कह रहा है कि लेट
वी हैव 3 लाइन L1, L2 एंड L3। कंडीशन समझिएगा, रिलेशन क्या दिया है, कंडीशन समझिएगा। रिलेशन दिया है L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3। ठीक है, आप समझिए क्या कह रहा है। एक्स वाई प्लेन हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका L1 है, ये पैरेलल हो गया किसके, L2 के, यही लिखा है L1 इज पैरेलल टू L2, सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल। फिर बोल दिया L2 इज पैरेलल टू L3, मतलब ऐसे L2 इज पैरेलल टू L3। ध्यान समझिएगा, L2 पैरेलल है L3 के और L2 पैरेलल है L1 के, यही रिलेशन बनाना था बस। L2 पैरेलल है L3 के और L2 पैरेलल है L1 के। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से सुनिए, L2 समांतर है L3 के और L2 समांतर है अगेन L1 के। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि क्या L3 L1 के समांतर नहीं होगा, होगा। यही तो कंडीशन है कि L1 L2 और L2, ध्यान दो, L2 और L2, अगर मैं इन सब को एक साथ लिखूं, L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के, तो क्या L3 L1 के समांतर नहीं है? तो हम यहाँ से कह सकते हैं यस, L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L3। मीन्स रिलेशन जो हमारा निकल के आएगा वो इस तरह से निकल के आएगा कि L1 इज पैरेलल टू L3, और यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है, अगर पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा एलिमेंट तीसरे से रिलेटेड है, तो गारंटी से तीसरा एलिमेंट पहले से रिलेशन रख रहा होगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है फिर, और मुझे लगता है आप लोग को इतना समझ में आ गया है। अब इसके आगे हम लोग एक इक्विवेलेंस रिलेशन है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन है उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम लोग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो बुक के हैं, जो आपके NCERTs के हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके NCERT में दिया हुआ है, फिर हम लोग आएंगे IIT वाले क्वेश्चंस पे, जो रिलेशंस पे आए हुए क्वेश्चन हैं 90 से लेकर के अभी तक के, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ इसी बोर्ड पे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी तरह का ना रह जाए इस टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।